नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आइए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्णमाला। हिंदी से कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे UPSSC, यूपी पुलिस, UPSI। इसके अलावा कई सारे डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिंदी से क्वेश्चंस पूछे ले जाते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला को। वर्णमाला क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में पहला टॉपिक होगा वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ध्वनि क्या होती है। तो ध्वनि जो होती है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ जैसे कि वर्ण में, वर्ण क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर हिंदी वर्णमाला की जो मानक है उसमें पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला के जो मानक है उसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उच्चारण के आधार पर, लेखनी के आधार पर, विदेशी अगर व्यंजन को जोड़ लेने पर हिंदी वर्णमाला में कुल अलग अलग अक्षर कितने होते हैं। तो आइए जानते हैं उच्चारण के आधार पर यहाँ पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो उच्चारण के आधार पर यहाँ पर टोटल 45 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 10 होती है, जो कि इस प्रकार से होते हैं: आ, ई, उ, आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ। व्यंजन इसमें 35 होते हैं, जिसको यहाँ पर लेखनी के आधार पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे। जो यहाँ होते हैं वही यहाँ होते हैं। लेखनी के आधार पर यहाँ पर कुल वर्णों की संख्या जो होती है वो 52 होती है। ठीक है, जिसमें 13 स्वर होते हैं, 3 स्वर बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं 3 स्वर कौन से बढ़ते हैं। एक तो यहाँ पर री बढ़ जाएगा और दूसरा अंग और आहा, ये यहाँ पर 3 स्वर बढ़ जाते हैं। तो लेखनी के आधार पर यहाँ पर संख्या जो हो जाती है उनकी संख्या होती है 33। स्वरों की संख्या हो जाती है 13। व्यंजन होते हैं उनकी संख्या होती है यहाँ पर 39। 39 जो व्यंजन होते हैं, जिसमें उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या यहाँ पर दी हुई है 35। तो 35 व्यंजन में यहाँ पर 4 व्यंजन बढ़ जाते हैं, जो कि हो जाते हैं 39। तो जो 4 व्यंजन बढ़ते हैं वो होते हैं संयुक्त व्यंजन, जो कि होते हैं छात्रा ज्ञासरा। ठीक है, छात्रा ज्ञासरा जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो व्यंजन दो अक्षरों के मेल से बनते हैं वो ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो का और सा से मिलकर छा बनता है, का और रा से मिलकर त्रा, जा और रा से मिलकर ज्ञा, सा और रा से मिलकर स्रा बनता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर वर्ग होते हैं 5। वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल अक्षरों की संख्या यहाँ पर 25 हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं द्विगुण व्यंजन की। द्विगुण व्यंजन को उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि होते हैं डा और ढा। डा और ढा में नीचे पॉइंट लगा होता है। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है, जो कि होते हैं सा, सा, सा और हा। इसी प्रकार से अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनकी भी संख्या यहाँ पर टोटल 4 होती है। ये होते हैं या और राला। नेक्स्ट अगले पॉइंट की अगर बात करेंगे, संयुक्त व्यंजन हम लोगों ने जान लिया है। इसके अलावा विदेशी अगर व्यंजन के आधार पर टोटल वर्णों की जो संख्या होती है 47 होती है। कब होती है? जब यहाँ पर ज और पा विदेशी अगर व्यंजन है, जो कि अरबी और फारसी भाषा के होते हैं। इनको जोड़ लेने पर टोटल संख्या यहाँ पर 47 हो जाती है। ठीक, मूल स्वरों की संख्या बात की जाए तो यहाँ पर 11 होती है। मूल स्वर जो होते हैं वो यही टोटल 10 स्वर होते हैं। इसी में यहाँ पर री को और अगर शामिल कर लिया जाए तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे 11 मूल स्वर। इसके अलावा मूल व्यंजन जो होते हैं इनकी भी संख्या टोटल होती है 33। 33 कौन से होते हैं? 25 ये वर्ग वाले होते हैं और 8 ही हो जाएंगे ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन। तो इस प्रकार से टोटल संख्या हो जाएगी यहाँ पर मूल व्यंजनों की 33। अयोगभाग की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में अयोगभाग की संख्या होती है 2। अनुस्वार और विसर्ग लेखन के आधार पर ये स्वर होते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर ये व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है इसमें बात करेंगे लघु या ह्रस्व स्वर की। तो लघु या ह्रस्व स्वर जो होते हैं इसमें आते हैं आ, ई, उ, री। ये हमारे लघु या ह्रस्व स्वर होंगे। इसके अलावा दीर्घ स्वर में बात करेंगे तो बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए और ऐ ये दीर्घ स्वर में आएंगे। अर्ध स्वर जो होता है इसमें होता है या और वा, ये अर्ध स्वर में आएंगे। कंठ वर्ण की बात की जाए तो आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग ये कंठ वर्ण में आएंगे।
ठीक है। तालव्य वर्ण की बात करेंगे तो तालव्य वर्ण में क्या क्या आता है, ई ई यासा, ये तालव्य वर्ण में आते हैं। और मूर्धन्य वर्ण में बात करें तो ये आएंगे री री और रासा। दंत वर्ण में क्या आता है, ला रासा, ये दंत वर्ण में आ जाएगा। इसके अलावा ओष्ठ वर्ण में जो आएगा ये उ और बड़ा उ आ जाएगा। ठीक है। फिर व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है उसमें हमारे घोष या अघोष व्यंजन आते हैं, अल्पप्राण व्यंजन आते हैं, महाप्राण व्यंजन आते हैं। तो अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, घोष व्यंजन क्या होते हैं, अघोष व्यंजन क्या होते हैं, इनके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं घोष को, ही हम लोग सघोष व्यंजन भी कहते हैं। तो घोष व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में कंपन होने लगता है, ठीक है, उन्हें ही हम लोग घोष व्यंजन कहते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण होते हैं। अघोष व्यंजन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन होते हैं। ये कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, तो ये कहलाएंगे अघोष व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु का वेग धीमी गति से निकले, वो अल्पप्राण व्यंजन होते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण होते हैं। महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु का वेग जो है तीव्र गति से निकलता है, तो वो हो जाते हैं महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद बात करेंगे निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। निर्नुनासिक या मौखिक स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु डायरेक्ट केवल हमारे मुख से ही निकलती है, वो होते हैं निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। इसमें आ जाएंगे आ, बड़ा आ और छोटी ई। इसके अलावा अनुनासिक जो स्वर होते हैं, इसकी अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, अनुनासिक स्वर में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई ही आते हैं, लेकिन इनका उच्चारण करते समय जो वायु का वेग हुआ हमारे मुख और नासिका दोनों के माध्यम से होता है, इसलिए इनके ऊपर क्या हो, चंद्र की बिंदी लग जाती है, तो ये हो जाते हैं अनुनासिक स्वर। इसके बाद बात अगर करते हैं अनुनासिक व्यंजन की, तो अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख और नासिका के माध्यम से जो अक्षर निकलते हैं वही हो जाएंगे अनुनासिक व्यंजन, जो कि प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर होते हैं, जैसे इंग्या, वा, ड़ा, ना, मा, ये अनुनासिक व्यंजन कहलाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कई सारे पूछ ले जाते हैं कि इनमें से कौन सा एक अनुनासिक व्यंजन है या कौन सा एक अनुनासिक व्यंजन नहीं है। तो हमको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वही क्या होता है, अनुनासिक व्यंजन होता है। ठीक है, तो आइए हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ लिया, एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं और फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इसे ही वर्ण कहते हैं। फिर मानक क्या होते हैं, उच्चारण के आधार पर, लेखनी के आधार पर और विदेशी अगर व्यंजन के आधार पर हिंदी वर्णमाला को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। तो उच्चारण के आधार पर यहाँ पर कुल वर्ण होते हैं 45, जिसमें स्वरों की संख्या 10 होती है, व्यंजन की संख्या 35 होती है। ठीक, लेखनी के आधार पर कुल वर्ण होते हैं 52, जिसमें स्वर होते हैं 13 और व्यंजन की संख्या होती है 39। 3 स्वर यहाँ बढ़ जाते हैं, री, अं और आहा। ठीक, व्यंजन जो होते हैं 39, उसमें वर्ग होते हैं 5, जिसके अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं डा और ढा, उसमें संघर्षी व्यंजन सा 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 धा, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो या वा रा होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छात्र त्यासरा, जो कि 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं, आधा का सा, आधा ता रा, आधा जा और वा, आधा सा और रा, इनके मेल से यहाँ पर बनते हैं ये 4, जो कि होते हैं संयुक्त व्यंजन, जिसमें पहला अक्षर जो होता है वो आधा होता है और दूसरा अक्षर जो होता है वो पूरा होता है, जिनके मेल से संयुक्त व्यंजन छात्रा का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें आते हैं ह्रस्व, लघु स्वर। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर में आएंगे आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए और ऐ। अर्ध स्वर में या और वा आएगा। कंठ वर्ण में आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग आएंगे। ठीक है, फिर तालव्य वर्ण में ई ई यासा आता है, मूर्धन्य वर्ण में री री रासा आता है और दंत वर्ण में ला लरा सा आएगा। ठीक है, ओष्ठ वर्ण में उ और बड़ा उ आता है, तो ये हो गया। फिर यहाँ पर घोष और अघोष व्यंजन की बात करेंगे। घोष या सघोष व्यंजन क्या होंगे,
जो कि प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण होते हैं। अघोष व्यंजन जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वेग निकले वायु का, वो अल्प प्राण व्यंजन होंगे, जो कि प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण कहलाएंगे। महाप्राण व्यंजन की प्रत्येक वर्ग के कौन से दूसरे और चौथे वर्ण हो जाएंगे? महाप्राण व्यंजन। ठीक है। इसका निम्नासी व्यंजन क्या होते हैं? मौखिक, निम्नासी स्वर या मौखिक स्वर। निम्नासिक या मौखिक स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिसमें वायु का वेग केवल हमारे मुख से निकलेगा, तो हो जाएंगे आ, बड़ा आ और छोटी ई। अनुनासिक स्वर क्या होता है? आ, बड़ा आ और छोटी ई, जिनके ऊपर यहाँ पर चंद की बिंदी लग जाती है। इसका मतलब होता है इनका उच्चारण करते समय हमारे जो वायु का वेग होता है मुख और नासिका दोनों के माध्यम से होता है, इसलिए इनको अनुनासिक स्वर कहा जाता है। अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय वायु का वेग मुख और नासिका दोनों के माध्यम से होता है, वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर होते हैं, जैसे इंया, वा, रा, ना, मा, ये पांचों हो जाएंगे अनुनासिक व्यंजन। यहाँ पर अयोगा, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, जिनकी संख्या केवल 2 होती है। तो ये था वर्णमाला का टॉपिक, जो कि फिनिश हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।